अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम उमैर महमूद है। आज हम सी प्लस प्लस ट्यूटोरियल की नेक्स्ट वीडियो पढ़ते हैं, जो क्या इफ़ स्टेटमेंट। इफ़ स्टेटमेंट से पहले थोड़ा सा मैं कुछ चीज़ों को बताना चाहूँगा आपको कि हमारे पास ना कुछ कंट्रोल स्ट्रक्चर होते हैं। कंट्रोल स्ट्रक्चर, ठीक है। एक को हम कहते हैं कि वो हमारा सीक्वेंस स्ट्रक्चर है, ठीक है जी। कौन सा है जी? सीक्वेंस स्ट्रक्चर। एक हमारे पास होता है जी सिलेक्शन स्ट्रक्चर। अब तक हम जितने पढ़ते आए हैं वो सब सीक्वेंस स्ट्रक्चर हैं। पहली लाइन एग्जीक्यूट, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, प्रोग्राम खत्म। मतलब सीक्वेंस के साथ चल रहा था, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप। अब जो हम पढ़ेंगे वो हमारा सिलेक्शन स्ट्रक्चर होगा। अब जितना भी हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे वो सारे का सारा कौन सा होगा? सिलेक्शन स्ट्रक्चर। और भी दो तरह के होते हैं, जैसे जैसे आते जाएंगे मैं आपको बताता जाऊंगा। फिलहाल आपने सीक्वेंस स्ट्रक्चर सारा पढ़ लिया, अब हम सिलेक्शन स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। सिलेक्शन स्ट्रक्चर में क्या होता है, देखिए सीक्वेंस में पूरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है। मैं चाहता हूँ मेरा प्रोग्राम कोई ऐसा बने कि बीच में कुछ लाइनें उसकी कंडीशन बेस पे एग्जीक्यूट हों और कुछ ना हो, ठीक है। मतलब मैं कुछ लाइनों पे कंडीशन लगा दूं, अगर वो कंडीशन ट्रू हो तो फिर वो लाइनें एग्जीक्यूट हो, वरना ना हो। मतलब मैं चाहता हूँ प्रोग्राम का कुछ ब्लॉक जो है वो स्किप हो किसी खास कंडीशन के ऊपर। लाइक्स प्रिंट करवाने के लिए सी आउट यूज होता है। मैं चाहता हूँ कि अगर एक स्टूडेंट है, उसके मार्क्स हैं, अगर वो मार्क्स ग्रेटर देन 33% है तो वो पास है, नहीं तो फेल है, ठीक है। अच्छा, इससे पहले कुछ और चीज़ें, मेरे पास ना कुछ रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं। कौन से ऑपरेटर होते हैं? रिलेशनल ऑपरेटर्स। रिलेशनल ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं जी? ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, इक्वल इक्वल टू और नॉट इक्वल, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है ग्रेटर का? आपको पता ही है ग्रेटर का मतलब। उसके बाद जो होता है अपना लेस देन का मतलब क्या होता है, उसका भी आपको पता ही है, ठीक है। कि एक दो चीज़ें दी हुई हैं, ये 5 है और ये 2 है। इसका मतलब क्या है? ये कंडीशन ट्रू है। अगर यही मेरे पास 2 होता और यहाँ मेरे पास 5 होता तो ये कंडीशन क्या है? फॉल्स है, ठीक है। सेम लाइक दिस, सेम लाइक, ये दोनों क्या है? ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ये दोनों इक्वल इक्वल टू और ये नॉट इक्वल टू। ये कुछ ऑपरेटर्स होते हैं जिनके हिसाब पे हमारी कंडीशन चेक होती है, ठीक है। चले, अब मैं आपको बताता हूँ इसका सिंटैक्स क्या होता है। इसके लिए हमारे पास एक, अच्छा, इसका सिंटैक्स क्या होता है? हमारे पास सबसे पहले इफ कीवर्ड है, और इफ कीवर्ड के अंदर हम क्या लिखते हैं? इफ कीवर्ड के अंदर हम कंडीशन लिखते हैं कोई भी। अगर तो वो कंडीशन ट्रू होगी तो उसकी ये वाली बॉडी एग्जीक्यूट हो जाएगी, वरना नहीं होगी, ठीक है। लाइक मैं आपको बताता हूँ, सपोज ये स्टेटमेंट है कोई, ये स्टेटमेंट 1, ये स्टेटमेंट 2 है, यहाँ मतलब कुछ भी लिखा हो सकता है, ठीक है। और इसी तरह यहाँ स्टेटमेंट 3 है, ठीक है, कुछ भी लिखा था मतलब। इफ की कंडीशन के अंदर फिर कोई स्टेटमेंट मेरे पास लिखी हुई है, स्टेटमेंट, स्टेटमेंट, ठीक है। और इसके बाद फिर कुछ स्टेटमेंट्स लिखी है। सॉरी, ये बार बार स्पेलिंग्स मिस्टेक्स हो रही है। लेंज, ठीक है। अब इफ क्या करेगा? ये ऊपर वाली 3 उसी तरह एग्जीक्यूट होंगी क्योंकि सीक्वेंस के हवाले से हैं। इफ कंडीशन चेक करेगा, अगर तो ये इसकी कंडीशन ट्रू होगी तो फिर ये दो स्टेटमेंट रन होगी। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो क्या होगा? ये दो एग्जीक्यूट हो जाएंगे। दोबारा, कि अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो फिर ये दो स्टेटमेंट्स चलेंगी। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो वो इसके बाद सीधा इन दो स्टेटमेंट्स पे आ जाएगा, ठीक है। इफ की कंडीशन हमारे साथ ये करती है कि अगर ये कंडीशन जहां जो भी मैं दूंगा ये ट्रू होगी तो फिर ये दो स्टेटमेंट्स रन होंगी, वरना ये दो स्टेटमेंट रन नहीं होंगी, ठीक है। अब मैं इसका आपको छोटा सा प्रोग्राम लिख कर बताता हूँ। सिंटैक्स की समझ आ गई आपको? इफ कीवर्ड, उसके बाद ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर जो भी कंडीशन और उसके बाद उसकी बॉडी इफ की, ठीक है। अब मैं एक छोटा सा प्रोग्राम आपको पास फेल का करके दिखाता हूँ, ठीक है। मैं कहता हूँ जी इंट मार्क्स, ठीक है। मैं एक स्टूडेंट के मार्क्स लेता हूँ और मैं देखता हूँ कि वो पास है कि फेल है, ठीक है। मैं एक सी आउट लेता हूँ
उसके अंदर कहता हूँ एंटर मार्क्स ऑफ स्टूडेंट \n फॉर नेक्स्ट लाइन। ठीक है, यहाँ मैं सी इन में मार्क्स में इनपुट ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ मेरे पास मार्क्स आ गए। अब मैं इफ की कंडीशन लगाता हूँ, इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन 33 तो सी आउट करवा दो स्टूडेंट इज पास। ठीक है, अगर मार्क्स 33 से ग्रेटर हैं तो फिर ये वाली बॉडी चलेगी, वरना वो कुछ बाहर जो है वो बॉडी ये नहीं चलेगी। ठीक है, अब इसकी एक लिमिटेशन भी है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल मैं इसको यहाँ ऐसे रन करके देखता हूँ क्या बनता है। ले जी, मैंने इसको रन किया। रन करने पे कह रहा है एंटर मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट। मैंने एंटर मार्क्स की है 67, उसने मुझे क्या कह दिया, स्टूडेंट इज पास। ठीक है जी, ठीक हो गया। इसको मैं दोबारा रन करवाता हूँ, और दोबारा रन करवा के, क्योंकि 67 33 से ग्रेटर होते हैं तो कंडीशन ठीक थी। अब मैं मार्क्स एंटर करवाता हूँ 31, तो देखिए कुछ भी नहीं आया। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ देखिए कंडीशन ही क्या लगाई है कि अगर 33 से मार्क्स ग्रेटर होंगे तो ये वाली लाइन प्रिंट होनी चाहिए। यहाँ आया, मार्क्स मैंने 31 एंटर किए। ठीक है, 31 इज ग्रेटर देन 33, तो कंडीशन क्या है, फॉल्स। तो फॉल्स होने पे ये इसकी बॉडी चलेगी नहीं। ठीक है, तो ये लिहाजा इधर आ जाएगा। इधर कुछ भी नहीं था तो प्रोग्राम पे खाली आ रहा था। ठीक है, इधर मैं फेल नहीं लिख सकता। अगर मैं फेल लिखूंगा तो मैं आपको करके दिखाता हूँ। एंटर मार्क्स ऑफ स्टूडेंट, ठीक है, 56 एंटर किया, देखिए स्टूडेंट इज पास फेल दोनों लिखा आ गया। ठीक है, क्यों? क्योंकि इफ के अंदर सिर्फ जो कंडीशन ट्रू होगी तो चलेगा, अगर फॉल्स होगी तो जो मेरी रिमेनिंग स्टेटमेंट्स होंगी इनके साथ वाली वो चलती रहेंगी। ठीक है, लिहाजा इफ स्टेटमेंट की एक लिमिटेशन है कि इसका एल्स पार्ट कोई नहीं है। ठीक है, अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो वो पास है। ठीक है, सॉरी, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो वो पास है, अगर कंडीशन ट्रू नहीं है तो वो फेल है। तो फेल भी तो प्रिंट होना चाहिए, हमें पता तो चले वो पास है कि फेल है। ठीक है, लिहाजा ये इफ की एक लिमिटेशन है कि इसका सिर्फ ट्रू पार्ट है, इसका फॉल्स पार्ट कोई नहीं है। ठीक है, तो एक छोटा सा प्रोग्राम था जिसमें मैंने आपको दिखाया। अब मैं एक और प्रोग्राम करता हूँ। मैं कहता हूँ एक बिजली का बिल है, अगर तो उसके यूनिट्स 300 से ज़्यादा हैं। ठीक है, मैं कहता हूँ एक बिजली का बिल है, अगर उसके यूनिट्स 300 से ज़्यादा हैं तो उसको 10% टैक्स लगाओ, अगर नहीं ज़्यादा तो रहने दो। ठीक है, मैं कहता हूँ जी इंट यूनिट्स, सी आउट एंटर यूनिट्स \n। ठीक है, सी इन में मैंने यूनिट्स एंटर करवा दी। अब मैं क्या कहता हूँ, मैंने कहा अगर यूनिट्स ग्रेटर देन 300 हैं तो उसे 10% टैक्स डालो। 10% टैक्स किसका डालना है? ठीक है, अब बात सोचने वाली है, पहले यूनिट्स को मल्टीप्लाई तो करवाएं किसी से। ठीक है, अगर मैं कहता हूँ 300 से ज़्यादा यूनिट हैं तो उसको 10% टैक्स डालो। टैक्स किस बिहाफ पे डाल रहे हैं? यूनिट के बिहाफ पे डाल रहे हैं। ठीक है, अब यूनिट्स के बिहाफ पे डाल तो रहे हैं टैक्स, लेकिन अब यूनिट किसी प्राइस के साथ मल्टीप्लाई भी तो हो। तो मैं सपोज कर लेता हूँ कि एक यूनिट जो है वो 10 रुपए का। ठीक है, तो मैं इधर क्या करूँगा, मैं इधर कहूँगा कि 300। ठीक है, या यूनिट्स, यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 10, जितने भी यूनिट्स होंगे वो 10 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ मैं एक और वेरिएबल ले लेता हूँ प्राइस के नाम से। ठीक है, और ये लें, ये प्राइस इसके अंदर स्टोर हो जाएगी। क्या होगा कि जितने भी यूनिट्स होंगे वो 10 से मल्टीप्लाई होकर इसके अंदर आ जाएंगे। ठीक है, ये आप काम बाहर इसके बाद भी कर सकते हो। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा और चेंज करके आपको दिखाऊंगा। अब मैंने कंडीशन क्या की थी, अगर यूनिट 300 से ज़्यादा हैं तो उसको 10% टैक्स डालो। अब ये प्राइस आ गई। अब मैं क्या करूँगा, प्राइस इज इक्वल टू प्राइस प्लस 10%। ठीक है, 10% होता है जी 0.1। अब ये क्या करेगा, ये प्राइस जो भी होगी, ठीक है, उसके अंदर 0.1% टैक्स इसका ऐड करवा देगा। ठीक है, किसका? प्राइस मल्टीप्लाई 0.1। ठीक है, इसको आपने बड़े ध्यान से देखना है। यहाँ क्या हो रहा है, जो मेरी पहले प्राइस थी यहाँ से निकली वो, प्लस
प्राइस को मैंने मल्टीप्लाई कराया 10% से, उससे क्या हुआ, मेरे प्राइस का 10% टैक्स निकल आएगा। यहाँ से 10% टैक्स निकला और वो जो मेरा पहले ऊपर ये प्राइस बन के आई है उसमें ऐड हो जाएगा, और ये मेरा दोबारा से प्राइस में ऐड हो जाएगा। या यहाँ आप एक और वेरिएबल ले सकते हैं बिल के नाम से, ठीक है, और यहाँ एक वेरिएबल ले लें बिल। अब हुआ क्या, आपने कंडीशन रखी थी कि जब 300 से ज़्यादा यूनिट होंगे तो आपने उसको 10% टैक्स डालना है। मैंने अंदर आया, मैंने जितने भी यूनिट्स आए थे उसको पहले 10 से मल्टीप्लाई कराया ताकि मेरे पास टोटल प्राइस आए, और उस प्राइस को मैंने क्या किया, उसका 10% निकाल के उस प्राइस में रखा, और वो मैंने बाद में बिल के अंदर स्टोर करा दिया। अब यहाँ मेरे पास बिल पड़ा हुआ टोटल, ठीक है, और मैं बाद में कहता हूँ कि मुझे बिल प्रिंट करवा दो, द टोटल बिल इज, ये बिल वेरिएबल और डेट। अगर 300 से ज़्यादा नहीं है, ठीक है, तो जितने भी यूनिट्स हैं उनको एज इट इज़ जो है उसकी प्राइस प्रिंट करा दो। तो यहाँ क्या हो जाएगा मेरे पास, सी आउट, ठीक है, और यहाँ आ जाएगा द टोटल बिल इज प्राइस। अब मैं आपको बताता हूँ ये क्यों है, ठीक है। या एक काम करें, आप ये वाली जो चीज़ है इसको बाहर निकाल दें, यहाँ रखें कि यूनिट्स जैसे ही एंटर करें उसके बाद वो उसकी प्राइस कैलकुलेट निकाल के रखें, ठीक है। और अगर यूनिट्स 300 से ज़्यादा हैं तो वो क्या करे, प्राइस का 10% डाल के बिल शो करा दे। अगर यूनिट्स 300 से ज़्यादा नहीं है तो सिंपल उसकी प्राइस को प्रिंट करा दे। अब रन करके देखते हैं क्या होता है। रन करवाया मैंने, रन करवाने में मुझे कह रहा है जी एंटर यूनिट्स। मैंने यूनिट्स एंटर किए, सपोज मैंने यूनिट्स एंटर किए 100, देखें द टोटल बिल इज क्या आ रहा है 1000। देखें यहाँ क्या हुआ, उसने कहा एंटर यूनिट्स, मैंने यूनिट एंटर किए, उसने क्या किया, यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 10 करवाए। कितने यूनिट्स एंटर किए, 100, 100 मल्टीप्लाई बाय 10, प्राइस में क्या आ गया 1000। अब उसने चेक किया यूनिट्स ग्रेटर दैन 300 है, नहीं, यूनिट्स तो 100 है, तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, ये दोनों लाइनें नहीं चलेंगी और ये वाली लाइन चल जाएगी द टोटल बिल इज और प्राइस, क्योंकि हमने कंडीशन ही क्या रखी थी कि अगर 300 से ज़्यादा यूनिट्स होंगे तो टैक्स डालना है, वरना टैक्स नहीं डालना। तो जो प्राइस थी मेरी वो मैंने प्रिंट करवा दी, देखें वो मेरी एज इट इज प्रिंट हो गई। अब मैं इसको दोबारा रन करवाता हूँ और यूनिट्स 300 से ज़्यादा दे के देखता हूँ क्या होता है। मैंने 400 यूनिट्स दिए, तो अब देखें क्या आ रहा है, 400 थे, अंदर आया, उसने 400 का जो भी प्राइस बन रही थी उसका टैक्स निकाला 10%, वो उसमें प्राइस में ऐड किया और वो बिल बना दिया, और उसके बाद बिल शो करा दिया, जो कि देखें क्या बन रहा है 4400। अब ये देख रहे हैं आप कि ये भी रन हो गया है और इससे बाहर आके जो लाइन थी वो भी रन हो गई है। तो ये इफ़ की एक लिमिटेशन है कि इफ़ जो है वो ब्रैकेट से बाहर आके, इसको मैं चाहता था कि ये किसी तरह ना रन होता, क्यों, क्योंकि मेरे तो यूनिट ही 300 से ज़्यादा थे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह इस लिमिटेशन को हम दूर करते हैं। फिलहाल आपको उम्मीद है समझ आ गई होगी कि किस तरह से इफ़ बॉडी जो है वो कैलकुलेट होती है। आप अपने से प्रोग्राम करके देखें, आप देखें कि दो नंबर आपस में इक्वल हैं कि नहीं है, ठीक है। लाइक मैं यहाँ एक प्रोग्राम को चेंज करता हूँ थोड़ा सा, मैं कहता हूँ इंट ए और बी, सी आउट, एंटर ए एंड बी, ठीक है जी, सी इन ए बी, इफ ए इक्वल इक्वल बी, अगर दोनों नंबर इक्वल हैं तो सी आउट करवा दो क्या, नंबर्स आर इक्वल, ठीक है। इसको रन करवा के देखते हैं जी क्या आता है हमारे पास। देखिए वो क्या कह रहा है, एंटर ए एंड बी, मैंने ए एंटर किया 6 और बी एंटर किया 4, तो देखें कुछ भी रन नहीं हुआ क्योंकि इसके बाद कुछ भी नहीं लिखा था। अब मैं दोबारा इसको रन करके देखता हूँ, दोनों नंबर इक्वल देता हूँ, फिर देखता हूँ क्या होता है। तो देखें एक नंबर में देता हूँ 5, दूसरा नंबर भी देता हूँ 5, तो देखें क्या प्रिंट हो गया है 5। यहाँ उसने A5 B5 दोनों इक्वल है आपस में, तो इसकी बॉडी एक ट्रू है, ट्रू होने पे इसकी बॉडी एग्जीक्यूट हो जाएगी। बॉडी के अंदर क्या लिखा हुआ है, सी आउट नंबर्स आर इक्वल, तो देखें नंबर्स आर इक्वल प्रिंट हो गया। तो ये हमारे पास सिंपल से एक इफ स्टेटमेंट थी। ये है, इसको हम जो है वो अपनी मर्जी से जो ब्लॉक्स को एग्जीक्यूट करवा रहे हैं कंडीशन ट्रू होने पे, फॉल्स होने पे। ये कुछ रिलेशनल ऑपरेटर्स थे जो मैंने आपको शुरू में बताए थे जो इफ में यूज़ होते हैं।
तो उम्मीद करता हूँ आपको इफ स्टेटमेंट समझ आ गई होगी। अपनी से आप प्रोग्राम करके देखें, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से प्रोग्राम करके देखें। ठीक है, मार्क्स पहले इस चीज जिसमें जो प्रोग्राम हुआ है वो उसकी प्रैक्टिस करें। लाइक मैं 3 नंबर एंटर करता हूँ, तो आप बताएं तीनों में से मैक्सिमम कौन से हैं। ठीक है, फिर मैं 3 नंबर एंटर करता हूँ, तो आप बताएं उसमें से पॉजिटिव कौन सा है, नेगेटिव कौन सा है। ठीक है, फिर और ज़ीरो है कि नहीं। लाइक मैं यहाँ आपको करके दिखाता हूँ। मैं कहता हूँ इंट ए सी आउट एंटर नंबर। मैंने बताना क्या है कि नंबर पॉजिटिव है कि नेगेटिव। पहली कंडीशन इफ ए इज ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, ग्रेटर देन जीरो का क्या मतलब है, पॉजिटिव है, नंबर इज पॉजिटिव। ठीक है, अगर ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी इसका मतलब क्या है, नंबर पॉजिटिव नहीं है। तो इसी के नीचे मैं एक और इफ लगा लेता हूँ, इफ ए इज लेस देन जीरो। ठीक है, तो सी आउट करवाए क्या, नंबर इज नेगेटिव। ठीक है, अगर नेगेटिव भी नहीं है तो इफ ए इक्वल इक्वल टू जीरो, तो क्या सी आउट करवाए, नंबर इज जीरो। ले जी, ये एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया मैंने, इसको रन करते हैं, देखते हैं क्या प्रिंट करवाता है। ले जी, वो कह रहा है जी एंटर नंबर। मैंने नंबर एंटर किया 5, उसने क्या कह दिया, नंबर इज पॉजिटिव। देखें कैसे, ये अब कैसे हुआ है। सबसे पहले वो उसने नंबर लिया, उसने पहली कंडीशन चेक की कि इफ ए इज ग्रेटर देन जीरो है, ए क्या था 5, 5 इज ग्रेटर देन जीरो, कंडीशन ट्रू, सी आउट नंबर इज पॉजिटिव। बाहर आया, उसे फिर इफ मिल गया। अब उसने चेक किया 5 लेस देन जीरो, कंडीशन फॉल्स, इसका मतलब ये नहीं चलेगा। फिर बाहर आया, उसने चेक किया नंबर इक्वल इक्वल जीरो है, नहीं है, फिर ये फॉल्स और बाहर आ जाएगा। ठीक है, इफ स्टेटमेंट जितने भी आप लगाएंगे वो सब की सब रन होंगी, लाजमी रन होंगी। ठीक है, आप ये देखें सीक्वेंस में लिखी है। हमने बात की है कि इफ का एल्स पार्ट है ही कोई नहीं। जैसे ही ये इस बॉडी से बाहर आया, इसको दोबारा इफ मिल गया, फिर बाहर आया, दोबारा इफ मिल गया। ठीक है, तो इस तरह से आप चीज़ों को इसको कर सकते हैं। लाइक मैं इसको दोबारा रन करता हूँ, मैं यहाँ जीरो देता हूँ, तो देखें क्या कह रहा है, नंबर इज जीरो। क्यों, क्योंकि सबसे पहले इधर आया जीरो इज ग्रेटर देन जीरो, कंडीशन फॉल्स। नेक्स्ट बाहर, जैसे ही इस बॉडी से बाहर आया, दोबारा इफ मिल गया, नंबर इज लेस देन जीरो, कंडीशन फॉल्स। फिर दोबारा आया, फिर इफ मिल गया, फिर उसने चेक किया जीरो इज इक्वल टू जीरो, कंडीशन ट्रू, उसकी बॉडी में आया और उसने कह दिया नंबर इज जीरो। उम्मीद करता हूँ आपको इफ स्टेटमेंट समझ आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम अपना इफ एल्स को देखेंगे, एक और ये स्ट्रक्चर है हमारे पास, फिर इफ एल्स इफ को देखेंगे, फिर नेस्टेड इफ को देखेंगे। तो इस तरह जो है हमारा वो ये सिलेक्शन स्ट्रक्चर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से इफ के खुद से भी प्रोग्राम सोचें और करने की कोशिश करें, कंपाइलर पर करें, पहले कॉपी पे करें कि देखें ये किस तरह से हो रहा है, किस तरह से नहीं। थैंक यू सो मच। काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट कोई भी वीडियो अपलोड हो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू, टेक केयर।